चलो देखो, तो अपन को शुरू करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले अपन उनमें पढ़ चुके हैं, किसमें, पेड़ पौधों में। तो आप लोगों को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी थी। अपन लोगों ने कल देखा था कैसे हो रहा था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके लिए गैमेट्स का होना बहुत जरूरी है। अगर गैमेट्स नहीं बनते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और कल अपन लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स, स्पर्म, ठीक है। और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एग्स। उन दोनों के मिलने से होता है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद बनता है क्या, जायगोट, है ना। हाँ, जायगोट में सेल डिवीजन हो करके क्या बनता है तुम्हारा, एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण, है ना। वही होता है एक्चुअल में क्या, अपन अगर वो मानव है तो अपन उसको फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीटस, है ना। जब तक वो माँ के शरीर के अंदर है उसको फीटस ही बोला जाता है। लेकिन जब वो शरीर माँ के शरीर से बाहर आता है तो फिर उसको बोला जाता है क्या, बेबी, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि बच्चा, ठीक है। तो ये मनुष्यों में जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है, इसमें एक वर्ड आएगा सेक्सुअल मैच्योरेशन, यानी कि लैंगिक परिपक्वता। ये कब आ जाती है, फीमेल्स में, मेल्स में लैंगिक परिपक्वता की अगर अपन बात करें, इसको अपन बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। तो ये कब आ जाती है, तो अगर मेल है ना, मेल है तो इसके अंदर ये प्यूबर्टी, यानी कि पुरुष, है ना, पुरुष, इसके अंदर प्यूबर्टी की एज होती है लगभग 10 to 11 ईयर, है ना। इस उम्र में प्यूबर्टी की एज क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, मतलब स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। और फीमेल की अगर अपन बात करें, सही बता रहा हूं ना मैं, नोट्स में से इतना ही है क्या, 10 से या 12, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज, हाँ 11 से 14 मान लो इसको, 11 से 14 इतना दे रखा है, ठीक है। और जो फीमेल है इसमें जो प्यूबर्टी की एज होती है वो होती है तुम्हारी कितनी, 12, 11 से 12, यानी कि फीमेल्स में मेल्स की तुलना में जल्दी प्यूबर्टी आती है, ठीक है। 11 से 12 ईयर, है ना। यानी कि यहाँ पर स्पर्म बनना शुरू हो जाता है मेल्स में कब, 11 से लेकर के 14 साल तक, किसी में 11 से, किसी में 12 से, किसी में 13 से, किसी में 14 से। और जो फीमेल्स हैं उनमें जो एग सेल है वो बनना शुरू हो जाती है कब, 11 से लेकर के 12 तक, ठीक है, 12 के बीच में। तो जो प्यूबर्टी की एजेस में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जब प्यूबर्टी आती है मेल और फीमेल में तो हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंजेस इन प्यूबर्टी, या फिर अपन ये क्वेश्चन करें, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी कि जब प्यूबर्टी की एज शुरू होती है तो उस समय क्या क्या होता है। तो मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या क्या बदलाव आते हैं, ठीक है, यानी कि पुरुष और महिलाएं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ये है, क्योंकि जब प्यूबर्टी एज शुरू हो गई है, यहाँ पर स्पर्म बनना शुरू हो गया है, यहाँ पर एग सेल बनना शुरू हो गया है, इसका मतलब यह है कि इस एज में मेल और फीमेल फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या होते हैं, रेडी हो जाते हैं। वो इस एज में भी क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं, यानी कि निषेचन कर सकते हैं, बच्चे पैदा करने की उनमें कैपेबिलिटी यहाँ पर भी हो जाती है। लेकिन क्या ये जरूरी है, क्या हमें इस एज में बच्चे पैदा कर लेने चाहिए नहीं ना,
इस एज में नहीं। इसके लिए मेंटली भी तैयार होना चाहिए, फिजिकली भी तैयार होना चाहिए और तुम्हारा इमोशनली भी तैयार होना चाहिए। तभी तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है एज क्या 18-21 नहीं है, अब 21 से 21 फीमेल की है, नहीं 21 दोनों की है, मेल और फीमेल दोनों की अब क्या कर दी गई है, 21 कर दी गई है। इसका कुछ तो रीजन रहा होगा, क्योंकि है वो अलग बात है, वो है ना, गलत चीजें हैं, चाइल्ड मैरिज है ना, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक एज होती है होने की जिस समय इंसान समझदार भी होता है। मान लो कोई छोटी सी एज में 14-15 साल की बच्ची है, उसकी एज में उसको बच्चा हो जाए और कुछ भी हो जाए, चाइल्ड मैरिज हो जाती है बहुत सारी। गांधी जी की शादी देखा जाए तो उनकी शादी 13 साल की उम्र में ही हो गई थी, 7 साल की उम्र में ही हो गई थी शायद। तो ऐसी कंडीशन में अगर उस समय बच्चा हो जाए तो क्या वो फीमेल उस बच्चे को संभालने के लिए रेडी है? उसको पता भी नहीं है कि किस तरह से क्या होंगे, क्या कैसे संभाला जाता है, कैसे नहीं संभाला जाता है। तो कम से कम पता तो होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर तो होना चाहिए वो। और मान लो इस एज में, चलो ये तो मेंटली प्रिपेयर की बात हो गई। दूसरी बात, जिस एज में मान लो प्यूबर्टी की एज शुरू हो रही है, 13-14 साल की एज, 14-15 साल की एज, इस एज में होता भी है बच्चा, तो उसका जो बॉडी है क्या उसके लिए तैयार है, कैपेबिलिटी है और क्या उसके अंदर? वो बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं उनकी चाइल्ड मैरिज हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो उनकी मौत कई बार इसी वजह से, इन्हीं कारणों से हो जाती है, क्योंकि वो फिजिकली तैयार नहीं होती हैं इस चीज के लिए, बॉडी उनकी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाती और उस एज में वो बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो बच्चा तो बच जाता है लेकिन फीमेल मर जाती है ना। तो हमें इसके लिए मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तीनों ही तरह से तैयार होना चाहिए, तभी ये सारी चीजें करनी चाहिए। और इसके लिए एज तुम्हारी फिक्स करी गई है 21 ईयर, ताकि उस समय तक कम से कम जो भी लड़कियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, वो मेंटली भी तैयार हो पाती हैं और फिजिकली भी तैयार हो जाती हैं और इमोशनली भी तैयार होती हैं। वो जानती हैं कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इनमें क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंजेस इन मेल और फिजिकल चेंजेस इन फीमेल। तो फिजिकल चेंजेस अगर अपन यहां पर देखें, अच्छा मैं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। फिजिकल चेंजेस यानी कि शारीरिक बदलाव। तो मेल में अलग कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे और फीमेल में कुछ अलग बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलता है तुम्हें क्या, ग्रोथ स्पर्ट। दोनों में ही यहां पर एकदम से ग्रोथ होती है, एकदम से लंबाई में क्या आता है, उछाल सा आता है। इस एज में जितनी लंबाई बढ़ती है ना बच्चों की, उतनी लंबाई किसी और स्टेज में नहीं बढ़ती है, प्यूबर्टी की एज में जितनी बढ़ती है। तो यहां पर एकदम से क्या होता है, स्पर्ट ग्रोथ, यानी कि लंबाई में उछाल। और ये यहां पर भी होता है, मेल और फीमेल दोनों में ही ये क्या होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट फेशियल हेयर ग्रोथ, मेल है ना। आप लोग देखेंगे जो लड़के होते हैं उनकी दाढ़ी पर, फेस पर थोड़े थोड़े बाल आने लगते हैं ना, दाढ़ी मूछ थोड़ी थोड़ी आने लगती है। तो फेशियल हेयर ग्रोथ यानी कि चेहरे पर बाल, इसी अवस्था में तुम्हें देखने को मिलेंगे, चेहरे पर बाल है ना। दाढ़ी मूछ का निकलना लिख सकते हैं, चेहरे पर दाढ़ी मूछ का आना,
ये इधर भी होता है क्या महिलाओं में, गर्ल्स में? ऐसा इनमें नहीं होता ना? हाँ हाँ, इधर मत लिखना, ठीक है? इधर क्यों नहीं होता? अबे क्या दिमाग ठीक है तेरा? हैं? मैं डंडा यहीं से फेंक के मारूंगा, ध्यान रखियो। मुंह बंद करके चुपचाप बैठा रही हो। हाँ, डस्टर कहाँ है, उठाइयो। बच के रहियो तू बस, मेरे से मत कहियो तो क्यों फूट फाट गया, है ना? हाँ, फूट ही जाएगा। और इधर क्या चेंज देखने को मिलेंगे अपन को? वॉइस, है ना? आवाज कैसी होने लगती है? आवाज फटने लगती है ना, भद्दी एकदम से साउंड म्यूजिक सा बन जाता है, उसमें भोंपू सा बजने लगता है। आवाज का फटना, आवाज का फटना भी तुम्हें इसी एज में देखने को मिलेगा, ठीक है? और मसल्स, है ना? मसल्स भी इसी एज में क्या होने लगती है तुम्हारी? डेवलप्ड होने लगती है, ठीक है? वॉइस बिगिन टू क्रैक, यहां पर लिख सकते हो वॉइस बिगिन टू क्रैक। वॉइस क्या होने लगती है? फटने लगती है। और यहाँ पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें? और यहाँ पे मसल्स बनने लगती हैं। क्या? मसल्स। हाँ, तो इंक्रीज लीन मसल्स मास, ऐसे लिख सकते हो, इंक्रीज लीन मसल्स मास, है ना? यानी कि मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। देखा होगा आप लोगों को, है ना? बॉडी बनने लगती है ना? और बन रही है ना? हाँ, इसी एज में। और एनलार्जमेंट ऑफ जेनिटल्स, एनलार्जमेंट ऑफ जेनिटल्स, एनलार्जमेंट ऑफ जेनिटल्स, यानी कि जननांग बढ़ने लगते हैं। जननांग बढ़ने लगते हैं। और क्या चेंजेस हमें यहां पर देखने को मिलेंगे? एक आध और रह गया हो कोई? हाँ, कुछ तो मैंने अपनी मारा ऊपर देखिए, ये मुझे बताइए सभी कुछ रहा है। अंडर आर्म एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ, एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ, ये चेंजेस तुम्हें क्या होंगे? देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये लिख सकते हो आप लोग यहां पर। क्या? कांख व जननांग के पास गहरे बालों का उगना। तो इतने सारे चेंजेस हमें कहां देखने को मिलते हैं? मेल्स में, ठीक है? फीमेल्स में एक लंबाई में उछाल तो देखने को दोनों में ही मिलता है, ठीक है? और यहां पे है, तुम्हारी लंबाई नहीं बढ़ रही, इसी एज में लंबाई बढ़ती है सबसे ज्यादा। और ब्रीस्ट डेवलपमेंट, ब्रीस्ट डेवलपमेंट आ गए कि चले गए? रेड है कि ब्लू ग्रीन है?
ये तो रेड है, वो ब्लू है, ग्रीन है, ये तो कट गए, कट गए और उसमें से तू कह रहा है आ गए। ठीक है, ब्रीस्ट डेवलपमेंट यानी कि स्तन के आकार में वृद्धि। ठीक है, और यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे? रजोधर्म होने लगता है, ये अपन पढ़ेंगे अभी आगे क्या होता है। रजोधर्म होने लगता है यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट, गर्ल्स बिगिंस टू, क्या हो गया, मेंस्ट्रुएट। ठीक है, और क्या चेंजेस यहां देखने को मिलते हैं? क्या का पेपर था आज तुम्हारा? ये वाला पॉइंट यहां पर भी होता है। ठीक है, अंडर आर्म एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ इधर भी होता है, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी होता है। ठीक है, इंक्रीज इन फैट मास, इंक्रीज इन फैट मास, गर्ल्स में इस समय थोड़ा फैट यानी कि मोटापा देखने को मिलता है प्यूबर्टी की एज में। ठीक है, तो इंक्रीज इन फैट मास, तो चुपचाप ही बैठा रहे। हाँ हाँ, तो चुपचाप ही बैठा रहे। ठीक है, इंक्रीज इन फैट मास, मैं बोल रहा हूं ना, तो तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तुझे कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, अगर फालतू का क्वेश्चन ना हो तो। हाँ, ले रे ले इसको, ये भौं कर रहा है। मोटापा बढ़ने लगता है। चलो नोट करो इतना फटाफट से। क्या था? मुझे तो ये बताओ, करके आए कि नहीं करके आए पूरा? है? हो गया? अब देखो, और भी यहाँ पे बदलाव होते हैं। ये तो तुम्हारे कौन से हो गए? फिजिकल चेंजेस। क्या हो गए? फिजिकल चेंजेस। लेकिन यहाँ पे फिजिकल चेंजेस ही नहीं होते हैं, यहाँ पर कुछ और भी बदलाव होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, है ना, बॉयज और गर्ल्स दोनों में ही। और वो कॉमन बदलाव क्या है? इमोशनल चेंजेस। क्या? इमोशनल चेंजेस, जैसे मूड स्विंग करना, है ना, मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, ये मेरे से क्यों कहते रहते हैं ऐसा, हमेशा मुझे ही क्यों डांटते रहते हैं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं। तो ऐसा मूड स्विंग होता रहता है ना, बॉयज का भी होता है, गर्ल्स का भी होता है। वो इसी एज में होता है, प्यूबर्टी की एज में। ठीक है, और क्या होता है? बीइंग मोर सेंसिटिव, यानी कि इसी एज में जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा क्या होने लगते हैं? सेंसिटिव होने लगते हैं किसी चीज को लेकर के, यानी है ना, संवेदनशील होने लगते हैं। अगर कोई चीज देख लें तो वो उस चीज को क्या करते हैं, जैसे कोई गरीब को देख लें, कोई भूखे व्यक्ति को देख लें, किसी परेशान आदमी को देख लें, तो उनका भी मन करता है कि इसकी क्या करी जाए? मदद करी जाए, हेल्प करी जाए। तो वो तो ये ज्यादा क्या होने लगते हैं? सेंसिबल होने लगते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, इमोशनल चेंजेस इनमें क्या होने लगते हैं? होने लगते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मूड स्विंग करने लगता है ना, और ज्यादा सेंसिटिव होने लगते हैं, है ना, संवेदनशील होने लगते हैं, है ना, और फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस अबाउट फिजिकल चेंजेस, जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उनके प्रति वो फील करने लगते हैं उनको, है ना, और ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। और फीलिंग डिफरेंटली अबाउट पियर्स, तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को इसमें मिलते हैं। ठीक है, इमोशनल चेंजेस लिखो तो लिख लेना, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बस जान लो। इस जगह पर परिपक्वता लिख लेना ना, परिपक्वता।
ईयर ईयर ईयर, हाँ, मतलब जो मेल होते हैं उनमें जो स्पर्म बनना शुरू हो जाता है वो 11 से 14 साल की एज में शुरू हो जाता है, और फीमेल्स में वो 11 से 12 साल की एज में ही शुरू हो जाता है। इनमें थोड़ा पहले देखने को हमें मिलता है। स्पर्म नहीं, एग। तो एग फॉर्मेशन यहाँ पर कब होने लगता है? 11 से 12 साल की उम्र में, और यहाँ पर होने लगता है 11 से 14 साल की उम्र में, ठीक है। और स्पर्म बनना, एग बनने का मतलब है कि अब वो क्या हो गए हैं, उनकी जो आ गई है वो क्या आ गई है? प्यूबर्टी आ गई है ना। और इस समय तो अभी अपन पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को पहले, ठीक है। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मानव या नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, चलो देखो, तुम लोग देखते जाना, मैं बोलता जा रहा हूं बस, ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो अपन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है तुम्हारा टेस्टिस। क्या? टेस्टिस। टेस्टिस को अपन कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं? वृषण, ठीक है। तो पाउच लाइक स्क्लेडियम। तो जो टेस्टिस है, इसका पहला पार्ट टेस्टिस, इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोड्यूस्ड स्पर्म सेल। जो अपन लोगों ने भी देखा था, स्पर्म सेल बनना है और एग सेल बनना है, तो मनुष्यों में जो स्पर्म सेल बनता है वो कहां पर बनता है? टेस्टिस में। तो यहां पे बनता है तुम्हारा स्पर्म सेल, प्रोड्यूस स्पर्म सेल, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण कहां पर होता है? यहीं पर होता है। कहां पर? टेस्टिस में, ठीक है, वृषण में। और यहां पर एक हार्मोन का, और यहां पे एक हार्मोन भी बनता है, जिसको मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताया था, कि मैंने बताया था आप लोगों को, अपन अगले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हार्मोन क्या काम करता है। एक मैंने फीमेल हार्मोन्स बताया था, एक तुम्हें मेल हार्मोन बताया था। क्या नाम था उनका? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, और फीमेल में जो बनता है वो क्या बनता है? एस्ट्रोजन बनता है। तो प्रोड्यूस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टो, यहां पे एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसको हिंदी में भी यही लिखेंगे, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। तो प्यूबर्टी की एज में जितने भी चेंजेस आ रहे थे वो किसके कारण आ रहे थे? इसी हार्मोन्स के कारण। फीमेल्स में इस हार्मोन्स के कारण वो बदलाव होते हैं सारे के सारे, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन के कारण वो सारे के सारे बदलाव आते हैं प्यूबर्टी की एज में। जो अपन लोगों ने अभी देखे थे, जो जितने भी फिजिकल चेंज आ रहे थे वो किसकी वजह से आ रहे थे? इसकी वजह से, है ना। तो यही है बहुत, जिसमें ये बहुत ज्यादा होता है टेस्टोस्टेरोन, वो इसी तरह से उछलते हैं, जो बैठे बैठे उछलते रहते हैं ना यहाँ पे। तो संभाल के रखो इसको, टेस्टोस्टेरोन को, है ना, काम आएगा जीवन में, ठीक है। हाँ ठीक है, मुंह बंद रख अपना। दूसरा पार्ट अपन इसमें पढ़ेंगे, वास डेफरेंस। दिख रहा है आप लोगों को इसमें? वास डेफरेंस, ये दूसरा पार्ट है इसका। सॉरी, वास डेफरेंस, ये पार्ट दिख रहा है आप लोगों के उसमें? नहीं दिख रहा है? बताना। बुक क्या में, क्यू में दिख रहा है, बुक में दिख रहा है? बुक में दिख रहा है, दिख रहा है।
हाँ, सेकंड पार्ट तो कहां पर दिखेगा तुम्हें? तो जहां पर तुम्हें वास्ट डिफरेंस दिख रहा है, इसका काम देखते हैं ये क्या करता है। तो कैरीज स्पर्म फ्रॉम द एपिडर्मिस टू इट्स जंक्शन विद द यूरेथा, यानी कि ये क्या करता है, ये स्पर्म को यूरेथा तक ले जाता है। कैरीज स्पर्म टू यूरेथा, है ना। तो यूरेथा तक स्पर्म को ले जाने का काम किसका, यूरेथ्रा है, सॉरी यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा तक स्पर्म को ले जाने का काम किसका है, तुम्हारा वास डेफरेंस का, ठीक है। इसको अपन कहते हैं क्या, शुक्र वाहिनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी ये क्या करता है, शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाता है, वृषण से शिशन तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट अपन इसमें पढ़ने वाले हैं सेमिनल वेसल्स। दिख रहा है कहीं है, सेमिनल वेसल्स, बेसिकल है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं शुक्राशय, शुक्राशय, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, यहां से एक इसमें क्या बोलते हैं उसको, सीक्रेट फ्रक्टोज, यहां से कुछ पदार्थ का चिकना चिकना सा पदार्थ होता है, उसका क्या होता है, यहां से स्त्राव होता है, जो कि वृषण वो सॉरी यहां से स्पर्म निकल रहे होते हैं, उन स्पर्म को क्या कर देता है, वो थोड़ा सा उनको प्रोटीन्स वगैरह जिनकी उसको जो एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है, वो चीज यहां से क्या होती है, मिलती है इसमें से। सीक्रेट फ्रक्टोज एक ग्लूकोज टाइप का होता है, फ्रक्टोज, सीक्रेट फ्रक्टोज इनटू द सीमन, इनटू द सीमेन। यहां पर देखो तुम्हें दो ग्रंथि दिख रही होंगी, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, एक सेमिनल वेसिकल, है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है, सेमिनल वेसिकल भी दिख रही है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ये दो ग्रंथियां हैं, इन दोनों ग्रंथियों से क्या निकलता है, एक चिकना सा पदार्थ निकलता है, और वो चिकना सा पदार्थ जो है वो शुक्राणुओं को, जो तुम्हारा क्या नाम है स्पर्म है, उससे आकर के मिल जाता है। फिर उसका जो उसको क्या कर देता है, थोड़ा सा उसको एनर्जी, प्रोटीन्स और वो टाइप की उसको देता है, जिससे वो आसानी से आगे बढ़ सके, ठीक है। कहने का मतलब उनको चिकनापन देने का काम करता है शुक्राणुओं को, ताकि वो आसानी से आगे क्या कर सकें, बढ़ सकें। और जब ये मिल जाता है उसमें, तब अपन उसको कहते हैं क्या, सीमेन। शुक्राणु को अपन सीमेन नहीं कहते, शुक्राणु के साथ में इन दोनों ग्रंथियों से निकलने वाला जब चिकना पदार्थ मिल जाता है, तब वो बदल जाता है किसमें, सीमेन में, किसमें, सीमेन में, ठीक है। इससे शुक्राणु क्या हो जाता है, देखो यहां पे आप लोग ये लिख सकते हो क्या, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्त्राव शुक्र वाहिनी में डालते हैं, अपने स्त्राव
शुक्र वाहिनी में डालते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं, इन दोनों ग्लैंड से कुछ चिकना सा पदार्थ निकलता है, उसको वो किस में डाल देते हैं, शुक्र वाहिनी में डाल देते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, शुक्राणु पहले से ही मौजूद है। उन शुक्राणुओं के मार्ग को वो क्या, जैसे वो जाता है वो शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे वो आगे आसानी से क्या कर सके, बढ़ सके, आगे आसानी से मूव कर सके। और वो ये जो है उनको पोषण देने का भी काम करता है, यानी कि न्यूट्रिशन देने का भी ये काम उनको करता है शुक्राणुओं को। ठीक है, फिर इसमें आगे ये आप लोग नोट से नोट कर लेना, पूरा तुम्हें वहां डिटेल से मिल जाएगा, मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ठीक है, किसका क्या काम है। अगली है तुम्हारी प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। अगला है तुम्हारा यूरेथ्रा। यहां पे ही तुम प्रोस्टेट ग्लैंड भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये लिखा है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि और सेमिनल वेसल दोनों तुम्हारे क्या है, दोनों ही एक तरल पदार्थ का वो करते हैं, स्त्राव करते हैं, वहां से निकलते हैं। ठीक है, और शुक्राशय में जाते हैं और वहां से शुक्राणुओं के साथ मिलकर के उसको क्या बना लेते हैं, सीमेन बना लेते हैं। अगला है तुम्हारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा दिख रहा होगा तुम्हें, एक पतली सी ट्यूब टाइप की है ना। तो देखो ये क्या है, यूरेथ्रा। ये क्या कर दिए, it comes semen during ejaculations, comes semen during ejaculation। और and comes urine from the bladder, from the bladder। तो यूरेथ्रा का काम क्या है, यूरेथ्रा का काम है सीमेन को लेकर के आना और तुम्हारा यूरिन को लेकर के आना। ब्लैडर से यूरिन भी इसी मार्ग से आता है, यानी कि यूरेथ्रा के द्वारा आता है। और तुम्हारा जो टेस्टिस थे, टेस्टिस से जो सीमेन आ रहा है, वो सीमेन भी किसके थ्रू आ रहा है, तुम्हारा यूरेथ्रा के थ्रू आ रहा है। तो ओटी वगैरह के लिए यहां से याद रखना ये सारी चीजें। ठीक है, ओटीओ में पूछा जाएगा। यूरेथ्रा को अपन मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। ठीक है, तो ये मूत्र और वीर्य दोनों को क्या करता है, बाहर जाने का मार्ग है। ये लिख सकते हो यहां पे, ये मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। ठीक है, तो हमने इतने सारे पार्ट इसके डिस्कस करे। और कौन सा पार्ट बचा है इसका, एक आध बचा है क्या, कौन सा रह गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लैडर, ये सब हो गए तुम्हारे सेमिनल वेसल्स। एक और रह गया पेनिस। ब्लैडर, ब्लैडर में होता है यूरिन, जो यूरिन बनता है अपना, वो कहां पर इकट्ठा रहता है, ब्लैडर से, ब्लैडर से बाहर आता है वो। ठीक है, यूरेथ्रा के द्वारा। सिस्सन, तो इसका काम क्या है,
डिपोजिट स्पर्म, डिपोजिट स्पर्म इनटू द वजाइना, इनटू द वजाइना ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ठीक है, तो कंटेंट्स द यूरेथ्रा। तो क्या जा रहा है, तो अभी तो 12-17 हुए हैं। अच्छा, ठीक है, नीचे दिख रहा है क्या? चलो ठीक है, करो नोट यहां तक। सिस्टम, मादा जनन तंत्र। ठीक है, ये तो आसान है, इसको मैं बना भी सकता हूँ। हैं? ये तो कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है मेरे को। चलो ट्राई करता हूँ, बन जाएगा तो। तो देखो, तो ये ओवेरी क्या करती है तुम्हारी? ओवेरी ये एग प्रोड्यूस करती है। क्या अपन लोगों ने कल ही देखा था, है ना? ओवेरी में क्या होता है तुम्हारा? एग्स। तो यहां पर फीमेल जर्म सेल यानी कि एग्स आर प्रोड्यूस्ड, एग्स ठीक है, तो ये एग्स प्रोड्यूस करता है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ गर्ल, 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी, यानी कि जब किसी भी चाइल्ड का जन्म होता है उससे पहले यहां पर थाउजेंड्स ऑफ एग्स, यानी कि बहुत सारे हजारों की संख्या में एग्स हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उनमें से केवल और केवल एक ही एग का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अभी अपन देखेंगे इसमें आगे। और ये ओवेरी क्या काम करती है? एक एग्स हर महीने यहां से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। हर महीने एक एग यहां पर क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। और लेकिन अल्टरनेटिव बेस पे होता है। अगर इस महीने यहां से प्रोड्यूस हुआ है तो अगले महीने एग किस वाली ओवरी से प्रोड्यूस होगा? इस वाली ओवरी से प्रोड्यूस होगा। अल्टरनेटिव बेस पे यहां पर होता है। ठीक है, पहले इससे फिर उससे, अगर उससे हो गया तो फिर इससे होगा। ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही ओवेरी से अंडाणु निकले। ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब क्या करती है? यहां से एग को यहां तक फैलोपियन ट्यूब में क्या करती है? लेके आती है। ठीक है, ये एग यहां पर क्या हो जाता है? यहां से निकलता है, प्रोड्यूस होता है और होकर के वो कहां पर आ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और ये जो तुम्हारे शुक्राणु है, वो शुक्राणु इजैकुलेशन के द्वारा यहां से प्रवेश करते हैं योनि मार्ग से, और ऐसे प्रवेश करते हुए ये चलते हुए आते हैं ना, और ये पहुंचते हैं कहां तक? फैलोपियन ट्यूब तक। और जब ये यहां पर मिलते हैं तो यहीं पर हो जाता है इनका क्या? निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो मैंने कल बताया था आप लोगों को क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है? जायगोट।
जायगोट बनने के बाद क्या होगा, जायगोट धीरे 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 ग्रोथ करेगा, सेल डिवीजन होगा और क्या बनेगा, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बन जाएगा। और वही भ्रूण तुम्हारा क्या है, बेबीज। अपन उसको बेबी नहीं कह सकते, अभी अंदर है ना, जब तक मां के पेट में है उसको बेबीज नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाता है क्या, फीटस बोला जाता है ना। जब ये यहाँ पर अंडा क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है, उसके बाद ये यहां से आकर के और यहां पर आकर के क्या हो जाता है, चिपक जाता है यूट्रस की बॉल पर। यहां पर आएगा और ऐसे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। और 9 महीने तक वो अंडा वो जो है कहां पर चिपका रहेगा, यहीं पर चिपका रहेगा फीटस, है ना। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि इनका निषेचन फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, तो कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में। और जो तुम्हारा जायगोट बना है, और जायगोट बनने के बाद जो तुम्हारा भ्रूण बना है ना, जो वो आकर के कहां पर चिपक जाता है, तो यूटेरस की वॉल से, यानी कि यहाँ पर तुम्हारा गर्भाशय की दीवार से क्या होता है, चिपक जाता है। और एक बात ये भी है यहाँ पर, जब ये यहां से अंडा से निकलता है, अंडा यहां से निकलता है, एग निकलता है, तो चूंकि ये इतना सेंसिटिव टाइप का होता है कि तुरंत ही अपने आप को क्या कर लेता है, मतलब बड़ा करने लगता है, अपने आप में इंक्रीज करने लगता है, ताकि बहुत सारा एरिया हो जाए। क्योंकि वो तो बॉडी तो अपने आप को तैयार करेगी निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे जैसे यहाँ से एग निकलेगा, बॉडी ये जो गर्भाशय है वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है कि यहाँ पर क्या आएगा, अभी ये जो फीटस है वो बन करके आएगा और मुझे उसको क्या देना है, न्यूट्रिशन प्रोटीन्स वो देना है, खाना पीना देना है उसका। तो खाना पीना देने के लिए बॉल क्या होने लगती है, थोड़ी मोटी होने लगती है। क्या होने लगती है, मोटी। और आकर के चिपक जाता है, और चिपकने के बाद यहाँ पर पाया जाता है, देखो मैं अभी तुम्हें एक पिक्चर देखो, यहां से क्या होता है, जैसे ही ये मैंने क्या होता है, अंडाणु निकला, एग निकला, और इधर से आया तुम्हारा क्या, स्पर्म। तो जैसे स्पर्म आएगा, मान लो फैलोपियन ट्यूब में कहीं भी इनका क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर एक ही सेल आ रही है, अभी सिंगल सेल है ना। जैसे ये आएगा, यहाँ पर क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगी, डबल सेल हो जाएगी इस तरह से। और जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये 4 2 की कितनी सेल हो जाएंगी, 4 सेल हो जाएंगी। मैंने बताया था यहाँ पर सेल डिवीजन होता है बहुत सारा। और यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 4 की 8 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सेल डिवीजन इस तरह से होता जाता है, ये बन जाता है फिर तुम्हारा क्या, फीटस। और फीटस बनने के बाद में और ये ऐसे आता है चल के, है ना, मूव करते करते मूव करते करते, और यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, चिपक जाता है ना। देखो इस चित्र में, देखो इसमें दिख रहा है सही से, जो देखो यहाँ पर, यहाँ से अंडाणु निकला एक, है ना, और निकलने के बाद में इसका यहाँ पर हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन हुआ। तो देखो यहाँ पर सिंगल सेल थी, देखो एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने से कितने सेल हो गए, सेल डिवीजन हो गया। फिर और आगे बढ़ा, मैच्योर हुआ, 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, 8 के देखो कितने हो गए, यहाँ पर देखो कितने हो गए। फिर अब ये बन गया तुम्हारा क्या, फीटस, यानी कि एम्ब्रियो बन गया। और ये आकर के चिपक गया कहां पर, यहाँ पर पहले उसमें क्या नाम है, गर्भाशय में, यानी कि यूट्रस में, ठीक है। यहाँ पर चिपक जाता है, यहीं पर इसका पोषण होता है, यहीं पर इसका नरिशमेंट होता है, ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं है देखने की उसको। अब यहाँ पे इसको सारे के सारे न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स, विटामिन्स, अरे क्योंकि ये भी तो फीटस है, यानी कि बेबी है, बच्चा। अभी अपन बेबी नहीं बोलेंगे, इसको फीटस बोलेंगे ना, क्योंकि ये भी एक जीव है छोटा सा। अब जीव है तो इसको भी तो खाने पीने की जरूरत पड़ेगी। तो पूरा का पूरा खाना पीना इसको कहां से मिलता है, इस महिला की इस गर्भाशय से मिलता है, पूरा का पूरा, है ना। आप लोग देखेंगे क्या होता है, यहाँ पर जब बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ से एक पाइप सी निकलती है उसमें, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं इसको नाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना। तो वो निकलती है ना, वही कहां पर चुपकी होती है, यहाँ पर अटैच होती है, यहाँ पर, है ना। इसको अपन जहां पर वो अटैच होती है उसको अपन बोलते हैं। सब पूछा जाए कि यूट्रस का काम क्या है, इसको बॉम्ब भी बोला जाता है, बॉम्ब, ठीक है, WOMB।
BOMB नहीं, वो तो बम होता है, बम, है ना, तो इसको बॉम्ब भी बोला जाता है। तो पियर शेप्ड ऑर्गन इन विच द एम्ब्रियो एंड फीटस डेवलप्ड इन्वॉल्व इन द मेंस्ट्रुएशन, है ना। तो हमारा जो फीटस है, बेबी है, वो डेवलप्ड कहां पर होता है, इसी में डेवलप होता है, ठीक है, यूटरस में। इस सर्विक्स का क्या काम है, फिर इसको भी देख लेते हैं। सर्विक्स ग्रीवा, है ना, तो ये सेपरेट्स द वजाइना फ्रॉम द यूटरस, यानी कि ये जो तुम्हारा यूटरस है, यूटरस, है ना, यूटरस को वजाइना से अलग करने का काम कौन करता है, तुम्हारा सर्विक्स करता है, ठीक है। और होल्ड दैट फीटस इन प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जब प्रेगनेंसी होती है तब जब फीटस जो तुम्हारा ये है, इसको होल्ड करके रखने का काम किसका होता है, तुम्हारा इसी सर्विक्स का होता है। किसके दौरान, डिलीवरी के दौरान, है ना, प्रेगनेंसी के दौरान। और डायलेट्स ड्यूरिंग बर्थ टू अलाउ द फीटस टू लीव द यूटेरस, ठीक है, तो इसका काम हो गया। उसके बाद इसमें एक और बचा है तुम्हारा वजाइना, तो इसका क्या काम है, इसका एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्विक्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट और प्रोवाइड्स अ पैसेज वे टू स्पर्म एंड मेंस्ट्रुएटल फ्लो, फंक्शन एज द बर्थ कैनाल। इसको बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, बर्थ कैनाल, क्योंकि जन्म कहां से होता है, इसी मार्ग से जन्म होता है, ठीक है, तो इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। और यहीं से जो स्पर्म है, स्पर्म का इजैकुलेशन भी कहां से होता है, यहीं से होता है, ठीक है। और ठीक है, और जो तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ना, अभी अपन इसको पढ़ने वाले हैं, उस समय ब्लीडिंग होती है ना, तो जो ब्लीडिंग होती है, वो जो ब्लीडिंग होती है, वो ब्लड कहां से बाहर आता है, किसी वजाइना के थ्रू बाहर आता है। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि ये जो अंडाणु है, एग्स है, वो अगर ये तो फर्टिलाइज हो रहा है तब की बात है, अगर ये फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा, यानी कि अंडाणु है, अगर ये किसी भी तरह से शुक्राणु यहां तक नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर अंडाणु का क्या होगा, ये भी तो है। क्योंकि देखो क्या होता है, जब अंडाणु फर्टिलाइज नहीं होता है, यानी कि जो एग्स है वो तुम्हारा फर्टिलाइज नहीं होता है, वो तो इधर आएगा ही, और माँ का जो फीमेल का जो गर्भाशय होता है, वो अपने आप को ऑलरेडी बच्चे के लिए तैयार कर चुका होता है, फीटस के लिए तैयार कर चुका होता है कि फीटस आएगा तो फीटस के उसको पोषण देना है, उसको न्यूट्रिशंस देने हैं, तो उसके लिए वो अपनी इसको गर्भाशय को पहले ही रेडी रखता है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ऑलरेडी उसको तैयार रखता है। लेकिन ये क्या हुआ है, इसका निषेचन हुआ नहीं है, यानी कि इसका एक्स का फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, तो यहाँ पर चुपकेगा कौन, कोई नहीं, फीटस ही नहीं बना है तो कौन चुपकेगा, कोई नहीं। फिर क्या होता है, ये पूरी की पूरी जिस बॉल थी जो तैयार करी गई थी फीटस के लिए, वो पूरी की पूरी बॉल क्या हो जाती है, क्रैक कर जाती है, फट जाती है, टूट जाती है उसकी वजह से, और ये जो अंडाणु है वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। फिर यहाँ पे होती है तुम्हारी क्या, ब्लीडिंग, जिसको अपन मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जो ब्लीडिंग लगभग कम से कम 3 से 4-5 दिन क्या होती है, वो चलती है, जिसको अपन रजोधर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रजोधर्म। और वो साइकिल हर महीने में क्या होता है, चलता है, हर महीने में, चूंकि अंडाशय से अंडाणु तो एक निकलेगा ही, इस महीने इससे निकलेगा तो अगले महीने इससे निकलेगा, और जब तक वो निषेचित नहीं होगा, जब तक वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तब तक हर महीने ये काम क्या होता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। हाँ सोने दो। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ रहे कि क्या होता है जब एक्स फर्टिलाइज नहीं होता है, तो बता पाएंगे क्या होता है, यही सब होता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो और कुछ तो इसमें हो गया। अब तुम्हारी इसमें एक चीज और रह गई है, हेल्थ वाला पार्ट और रह गया हुआ है ना, क्या है, रिप्रोडक्शन हेल्थ, फिर अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
तो हटा दें इसको, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ना। तो हम लोग जनसंख्या के मामले में भी कौन से नंबर पे हैं? दूसरे पे है? हाँ फर्स्ट पे ही है, आज से 2 साल पहले फर्स्ट पे आ गए थे। हाँ तो जन्स है, चाइना सेकंड है। जो चाइना फर्स्ट हुआ करता था वो अब कहां पर चला गया? सेकंड नंबर पर धकेल दिया हमने। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जनसंख्या क्यों ज्यादा बढ़ रही है? तो कुछ तो क्यों ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोग अवेयर नहीं है ना, और ना चाहते हुए भी क्या हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। अगर इसके बारे में पता हो तो बच्चे ना हो, है ना। तो है काम की चीज, यही सबसे ज्यादा काम की चीज है आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल काम की चीज है, इसके बारे में पता होना चाहिए, चाहे किसी चीज के बारे में पता हो या ना पता हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ तो जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है? और चुप हो जाओ। जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल। यानी कि जनन स्वास्थ्य में वो सारे आयाम आ जाते हैं जो जन्म से संबंधित हैं। जैसे मैंने आप लोगों को जन्म से संबंधित बताया था, अभी शुरुआत में ही मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जो फीमेल है उसमें जो एग फॉर्मेशन होने लगता है वो कितने की एज में होने लगता है? 11 से 12 की एज में। जो मेल है उसमें एग वो सॉरी स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो कब होने लगता है? 11 से 14 साल की एज में। और इसी समय तो 14 साल से लेकर 11 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे बच्चियां क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइज कर सकते हैं, यानी कि वो भी बच्चों को जन्म दे सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि इस एज में बच्चों को जन्म देने के लिए वो कैपेबल नहीं है, ना तो वो मेंटली तैयार है, ना वो फिजिकली तैयार है, ना वो इमोशनली तैयार है, किसी भी तरह से तैयार नहीं है। तो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, ये सारे आयामों को हम किस में लेते हैं? हेल्थ, उसमें हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? रोगों का लैंगिक संचरण होता है। यहाँ पे कुछ रोग होते हैं जो इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होते हैं। कौन से रोग होते हैं वो? रोगों का लैंगिक संचरण, रोगों का लैंगिक संचरण, है ना, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इनको अपन एसटीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसटीडी। एसटीडी कॉल भी होता है ना। हाँ ठीक है, जाओ। एसटीडीज,
अरे एसटीडी जो बुक, हाँ पिन कोड, वो पिन कोड अलग होता है। अरे तुम छोड़ो उसको, कहाँ पहुंच गया हम। तो एसटीडी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो कि कब होती है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होती हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारे रोग आते हैं दो टाइप के, एक तो होते हैं जीवाणु जनित, एक यानी कि जीवाणु जनित, और एक और होते हैं तुम्हारे कौन से? एक होते हैं तुम्हारे विषाणु जनित, विषाणु जनित। इनको बोलते हैं अपन क्या? बैक्टीरियल डिसीज। और इनको बोलते हैं अपन क्या? वायरल डिसीज। बैक्टीरियल और वायरल। बैक्टीरियल में दो बीमारी होती है, एक होती है तुम्हारी गोनेरिया, एक सिफिलिस। इसमें आती है गोनेरिया और सिफिलिस, बहुत भयानक बीमारियां हैं ये। और एक एचआईवी एड्स, एक एचआईवी एड्स, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है आज तक, एचआईवी एड्स है। हाँ बहुतों को हो जाती है एचआईवी एड्स। एचआईवी का यहाँ फुल फॉर्म पूछा जाएगा आप लोगों को, तो फुल फॉर्म भी याद रखना। क्या क्या होता है फुल फॉर्म इसका? एचआईवी का और एड्स का, दोनों का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एड्स का क्या होता है? एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये लिख लेना नाम इनके दोनों के फुल फॉर्म हिंदी में, हिंदी में नाम लिखेगी इनके। इनका फुल फॉर्म पूछ रहा है एचआईवी का, हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिख लेना, ह्यूमन एफिशिएंसी ऐसे करके, इंग्लिश में लिखो उसको, ठीक है। तो ये बहुत ही भयानक बीमारी है ना, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होती हैं। और इनको रोकने का एक कोई उपाय नहीं है, बस थोड़ा सा सावधानी है जो अपन बरत सकते हैं। हालांकि उससे पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि बच ही जाएंगे, और उसके लिए इसमें यूज किए जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ, वो अपन देखते हैं अभी आगे, ठीक है। क्या करिए? अरे क्या कह रही है बता तो, सुनी नहीं है ना? कैंसर सुनिए, ये ऐसी भयानक है कि इसका इलाज नहीं है। कैंसर का तो है, उसका है, फिर भी है, उसका तो इलाज हो जाता है ना, पॉसिबल है। लेकिन इसकी तो कोई वैक्सीन ही नहीं है, एचआईवी रोग। और क्या जी, क्या बता रहे हैं कैसे होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होता है ना। इसमें ये होता है धीरे धीरे इंसान की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो क्या होती जाती है? खत्म होती जाती है। ऐसे नहीं कि एकदम से मर जाएगा, मरेगा नहीं, धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी वीक होती जाएगी, और एक लंबे समय में जाकर के ये क्या हो जाएगा? चलने फिरने लायक भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, खाट में चिपक जाएगा बिल्कुल। सही बात है, ठीक है। तो होती कैसे है? टू मेंटेन द, हाँ सॉरी, इसका तो लिखा तो वायरल डिसीज, बैक्टीरियल और वायरल, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, है ना। तो
मजे के मूड में आए थे, गधे, मजा मिला नहीं बच्चों को। है आज मन नहीं लग रहा होगा ना। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मन लगाने के लिए पढ़ाई नहीं रहा मैं। चिल्लाते गधे, है ना, तो आज सही हुआ। कोई बात नहीं, जाने दो। इस चैप्टर को एक बार और यूट्यूब से, वो सॉरी क्लास से कर लेना या यूट्यूब से कर लेना, ठीक है, अच्छे से। मैं यूट्यूब वीडियो भेज दूंगा, वहां से कर लेना। इम्यूनो एफिशिएंसी। अब देखो, इनको रोकने के कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है फिर। सबसे पहले बात आती है यहां पर गर्भरोधन की। किसकी? गर्भरोधन। गर्भरोधन क्या होता है? वही प्रेगनेंसी से बचाना। प्रेगनेंसी से कैसे बचें, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? गर्भरोधन, ठीक है। यानी कि इसको बोला जाता है तुम्हारा, हिंदी में बोला जाए तो, सॉरी इंग्लिश में बोला जाए तो अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इन चैप्टरों को तो कोई मैडम अच्छे से पढ़ा सकती है। मैंने पढ़ा दी है? तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया था? स्टार्ट नहीं हुआ? मैडम ही पढ़ाती है सर है? तो वो तो पढ़ाएगा ही नहीं, वो तो अवॉइड कर देगा। है? बोल रहे थे पढ़ाएंगे। तो देखो, है? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि गर्भरोधन क्या है, यानी कि गर्भरोधन के बारे में पूछा जाए, कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना। तो इसके कुछ तरीके हैं जिनसे अपन प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यही तरीके नहीं पता था, इसलिए क्या हुई? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। तो इसमें पहला है तुम्हारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर यानी कि यांत्रिक अवरोध बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? यांत्रिक अवरोध, ठीक है। तो इसमें दो चीजें यूज की जाती हैं। इसमें क्या होता है, देखो मैंने क्या होता है, जो स्पर्म है, स्पर्म उससे क्या नाम है तुम्हारा, वजाइना के थ्रू स्पर्म क्या जा रहा था? फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच रहा था। अगर हम कोई ऐसा काम कर दें कि वो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे ही ना, है ना, तो क्या हो जाएगी? प्रेगनेंसी रुक जाएगी। और ऐसा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्या? एक तो तुम्हारे सर्वाइकल कैप्स आते हैं इसके लिए, सर्वाइकल कैप्स, सर्वाइकल कैप्स, हिंदी में भी यही कहेंगे इनको, सर्वाइकल कैप। और दूसरे कंडोम्स। इन चीजों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे हैं तुम्हारे कौन से तरीके? केमिकल, केमिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स। ये सब मार्केट में उपलब्ध होते हैं, आराम आसानी से क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। यानी कि रासायनिक अवरोध। ये रासायनिक अवरोध, रासायनिक अवरोध में क्या होता है?
इसमें कुछ दवाइयां आती हैं, कुछ पिल्स आती हैं। क्या पिल्स, है ना। तो इन पिल्स को क्या कर लिया जाता है, या तो वजाइना में रख दिया जाता है या फिर इनको खा लिया जाता है। कुछ रखने वाली भी आती हैं और कुछ खाने वाली भी आती हैं। तो खाने से क्या होता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उस हार्मोनल चेंजेस के होने से ये जो तुम्हारा स्पर्म था और एग था वो मिल ही नहीं पाते हैं, स्पर्म नष्ट कर दिए जाते हैं उसके द्वारा, पिल्स के द्वारा। कुछ ऐसे हार्मोन्स उसमें बनते हैं कि स्पर्म क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो जब स्पर्म ही मर गया, खत्म हो गया, वो है तो बैक्टीरिया तो है, छोटा सा जीव है, खत्म हो गया, सेल थी हो गई खत्म। अब हो गई खत्म तो किससे इंटरकोर्स, वो कैसे फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक तरीका है, इस हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इससे अच्छा पहले वाला है, ये वाला, ये हेल्थ के लिए ज्यादा बेटर नहीं है। तो इसको डॉक्टर मना ही करते हैं कि इस तरीकों को ना अपनाएं। लेकिन एक और तुम्हारा IUCD, तीसरा तरीका है तुम्हारा IUCD। IUCD का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है ना। इसका नाम क्या है, IUCD, है ना। इसको, इसमें एक कॉपर की टील होती है, कॉपर टी मतलब तांबे का एक टी नुमा क्या होती है, एक डिवाइस होती है। ठीक है, देखो कैसी होती है वो बताता हूं, दिख रही है क्या इसमें, देखो इस नाम से तुम्हें पिल्स मिलेंगी, दवाइयां, ये दिख रही है, एक ये पिल्स दिख रही है, कुछ इस टाइप की होगी, एक ये शायरी टाइप का कुछ करके आता है, आप लोगों ने ऐड वगैरह में देखे होंगे शायद, ये नहीं देखे, है ना। हाँ। देखा है, तू रोटी भी देखता है। तो ये क्या करती है दवाइयां, स्पर्म को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है ना। तो मैं कॉपर टी बताता हूं आप लोगों को कैसी होती है। हाँ हो जाने दे। अब क्या कॉन्ट्रासेप्टिव तो हो ही गए, नेक्स्ट रह गया 1:09 हो गया टाइम, 10 मिनट और वेट कर लो। तो देखो एक कॉपर टी की अभी मैं बता रहा हूं इसकी पिक्चर। तो इस कॉपर टी को क्या होता है, उसमें तुम्हारा वजाइना में इसको डॉक्टर के थ्रू क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। और इसमें से क्या निकलते हैं, इसमें से निकलते हैं तुम्हारे आयंस, कॉपर आयंस। क्या, कॉपर आयंस। वो कॉपर आयंस क्या करते हैं, उन्हीं को मारने का काम करते हैं, किसको, स्पर्म को, उसको मारने का वो काम करते हैं। तो वो स्पर्म मर जाएंगे तो वो इंटरकोर्स कर ही नहीं पाएगा। देखो ये रहा, ये दिख रही है कॉपर टी, ये बिल्कुल छोटी सी डिवाइस है, ऐसी छोटी सी डिवाइस है ये, है ना। इसी को कहां पर रख दिया जाता है, वजाइना के अंदर रख दिया जाता है, और इसमें से निकलते ओवेरी में रख दिया जाता है, ओवेरी के अंदर। और वहां से क्या होता है, देखो, हाँ इसी वीडियो भेज दूंगा मैं आज तुम्हें, ठीक है। तो ओवेरी के अंदर उसको क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। वहां पर निकलते हैं क्या, तुम्हारे कॉपर आयंस, और जो कॉपर आयंस इस स्पर्म को मारने का काम करते हैं। इससे वो वहां से क्या नाम है, उससे जो एग्स है उसके साथ फर्टिलाइज कर नहीं पाते हैं, और इस तरह से क्या हो जाता है, रुक जाता है ना, प्रेगनेंसी रुक जाती है। ठीक है। और एक है तुम्हारा कौन सा मेथड, इसके अलावा लास्ट मेथड है तुम्हारा सर्जिकल मेथड। कौन सा, सर्जिकल।
सर्जरी कर देते हैं, सर्जिकल मेथड। लास्ट सर्जिकल मेथड, शल्य क्रिया द्वारा। जहां से निकल रहे हैं और जिस पाइप्स के थ्रू ये आ रहे हैं फैलोपियन ट्यूब तक, उस पाइप को ही कट कर दो। हाँ देखो, देखो क्या होता है, ये देखो इधर है ना, ये क्या है तुम्हारा फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब यहां से क्या हुआ, देखो यहां से एग निकला और एग निकल के फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आएगा। यहां पर फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया, काट दिया और कट के इसको बंद कर दिया, इधर भी बंद कर दिया, इधर भी बंद कर दिया। क्योंकि स्पर्म तो यहीं से आएगा, ऐसे जाएगा। अब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, कटी हुई है, बंद है। जब जा ही नहीं पाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, और होगा नहीं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, है ना। देखो दोनों ट्यूब को काट दिया था, इधर की भी इधर की भी। ऐसा ही मेल्स में भी होता है। मेल में देखो जो टेस्टिस थे ना, टेस्टिस जो अंडाणु थे, वृषण थे, वृषण से शुक्राणुओं को लेकर के आ रही थी शुक्र वाहिका, उस शुक्र वाहिका को देखो यहाँ पर काट दिया, ये काट दिया यहाँ पे। अब यहां से जो शुक्राणु आ रहे थे, ये एक कोई काम कराना पड़ता है, या तो फीमेल करा ले या फिर मेल करा ले, दोनों को कराने की जरूरत नहीं है। कोई एक काम ये करवा सकता है, उसी से प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो यहाँ पे देखो काट करके इसको क्या कर दिया, अलग अलग धागे से बांध दिया। अब ये आराम से यहाँ से जो तुम्हारे जो वो थे क्या बोलते हैं उनको, स्पर्म, शुक्राणु, वो शुक्राणु यहां से यहां तक आ ही नहीं पाएंगे, आ ही नहीं पाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ तुम्हारा जो प्रेगनेंसी अवॉइडेंस है वो हो जाएगा और तुम बच जाओगे, सेफ जोन में रहोगे। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा चैप्टर खत्म। हाँ रुक जाओ, तो मैं